Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 2 का मॉड्यूल 4 कंटेम्प्रोरी इंडिया इश्यूज एंड गोल्स लेसन 25 सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने का कोशिश करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to cover up next topic which is sustainable development. As we all observe and feel, we are using natural resources almost carelessly to meet our needs. It is said that a number of minerals like coal, petrol and many more will last only for a few decades. If we go on using them at the present rate, future generation will not have the facility of using these resources. Is it fair for our generation to deprive the future generation of these resources? The concept of sustainable development has emerged in this context. It is a broad concept that is defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Although many think that it is relevant only in the environmental context, it actually does not focus solely on environmental issues. As shown in the figure below, it includes economic development, social development, individual development, and environmental development. It is a pattern of social and economic transformation that is development that optimizes the economic and societal benefits available in the present without adversely affecting the likely potential for similar benefits in the future. A primary goal of sustainable development is to achieve a reasonable and equitably distributed level of economic and social well-being that can be perpetuated continually for many human generations. It takes care of the needs and requirements of all sections of the society, including the disadvantaged groups. तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने जैसा ऑब्जर्व किया है, हम लोग जैसा फील कर रहे हैं कि हम लोग आज के समय में जो नेचुरल रिसोर्सेज है हम लोग उसे बेपरवाही से यूज किए जा रहे हैं। हमारी जरूरत के हिसाब से हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि जैसे मन उसको वैसे यूज कर रहे हैं। और ये अभी बोला भी जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है जैसे कि कोल, पेट्रोल और भी ऐसे कई सारे मिनरल्स है, वो कुछ ही वर्षों तक हमारे पास रहेंगे। अगर हम लोग जिस प्रकार से आज इसे यूज कर रहे हैं प्रेजेंट रेट में, अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो ये फ्यूचर में फ्यूचर जनरेशन को ये फैसिलिटी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का उन्हें नहीं मिल पाएगा। क्या ये फेयर है कि हम लोग हम लोग अभी जो इस चीजों को यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन को ये रिसोर्सेज ना मिल सके? तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो यही इसी वजह से इमर्ज हुआ है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया गया है कि जो ऐसा डेवलपमेंट जो आज हम लोग को चाहिए और हम लोग जिसकी जरूरत है प्रेजेंट टाइम में, तो हम लोग बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखें, मीन्स उनकी जरूरत के लिए भी उनको उनके लिए छोड़े हम। लेकिन बहुत लोग ऐसा सोचते क्या है कि ये सिर्फ इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में ही है, तो नहीं, ये इन्वायरमेंटल इश्यूज से भी रिलेटेड है। जैसा कि फिगर नीचे की आपको दिखाया जा रहा है, इसमें क्या है, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट एज वेल एज एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, सभी डेवलपमेंट मिला के एक ऐसा पैटर्न है सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का जिसमें जो डेवलपमेंट है वो ऑप्टिमाइज किया गया है इकोनॉमिकली एज वेल एज सोसाइटियली बेनिफिट्स के लिए, और जो प्रेजेंट में अवेलेबल है विदाउट मतलब बिना किसी फ्यूचर को अफेक्ट किया, मीन्स फ्यूचर के लिए भी हम लोग को इस चीज को जो भी चीजें उसको छोड़ना है नेचुरल रिसोर्सेज को। एक प्राइमरी गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि वो एक अचीव कर सके रीजनेबल और इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल ऑफ इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग, जिसमें बहुत सारे जो ह्यूमन जनरेशन है उन सबको इंक्लूड किया गया है। और इसमें जितने भी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है उन सेक्शंस का जो सोसाइटी से डिसएडवांटेज ग्रुप्स के नाम से जाने जाते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत पड़ी।
Socio-economic development in India. We have discussed so far various aspects of significant issues related to four concepts: development, socio-economic development, human development, and sustainable development. Based on our appreciation of these, let us now try to understand the socio-economic development taking place in India. Although various efforts have been made for the development of the country right from the day the country became independent, it is since 1990 that India has emerged as one of the fastest growing economies in the developing world. It is said that the economy of India is the 12th largest in the world by market exchange rates and the 4th largest in the world by GDP, measured on purchasing power parity PPP basis. तो हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया है, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है, सिग्निफिकेंट इश्यूज के जो कॉन्सेप्ट है, इसके चार पहलू है: डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस एप्रिशिएशन पर बेस्ड हम लोग अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भारत में किस प्रकार से जा रहा है, क्या सच में हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो भी रहा है या नहीं। इसके बहुत सारे इसके लिए एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, ताकि कंट्री का डेवलपमेंट हो सके सही तरीके से। और जब से हमारा भारत आज़ाद बना है तब से ये कोशिश की जा रही है, और 1990 से जो इंडिया है वो इमर्ज किया है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज के रूप में पूरे वर्ल्ड में एज ए डेवलपिंग कंट्री। और ये कहा गया है कि जो हमारा इकोनॉमी है इंडिया का वो 12th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड के मार्केट एक्सचेंज रेट्स में, और 4th लार्जेस्ट है जीडीपी में वर्ल्ड में। और इससे हम लोग मेजर करते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी बेसिस के ऊपर। This has been accompanied by increase in life expectancy and literacy rates and attainment of food security. There has been significant reduction in poverty, although official figures estimate that 27.5% of Indians still left below the national poverty line of $1 PPP, around 10 rupees in nominal terms a day in 2004 to 2005. It is also said that India's recent economic growth has widened economic inequality across the country. Despite sustained high economic growth rate, approximately 80% of its population lives on less than $2 a day PPP. Even though the arrival of Green Revolution brought an end to famines in India and ensured food for the entire population, 40% of children under the age of 3 are underweight, and a third of all men and women suffer from chronic energy deficiency. तो ये बोला जा रहा है कि हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो लिटरेसी रेट से अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, हम लोग इसको धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, और हमारे जो भी पॉवर्टी है उसका हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा साइन है। जबकि जो ऑफिशियल फिगर्स है इसमें 27.5% जो इंडियंस है वो अभी भी नेशनल पॉवर्टी लाइन के बिलो में है, $1 PPP के बिलो में, और जो 10 रुपीज नॉमिनल टर्म से एक दिन में 2004 से 2005 में। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया रिसेंट टाइम में जिसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो अभी भी कंट्री में है, मीन्स लोग इकोनॉमिकली एक दूसरे से डिफरेंस है। इन सब के अलावा जो सस्टेन्ड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कितना है, अप्रोक्सीमेट 80% है अपने पॉपुलेशन के हिसाब से, जो कि $2 पर डे के हिसाब से कम है। जबकि हम लोग देखें कि जब हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो उससे पहले हमारे यहाँ सुखाड़ आया था भारत में, उसके बाद जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो इसकी जो एंटायर पॉपुलेशन के लिए इसने खाने को इंश्योर किया ग्रीन रिवॉल्यूशन। और जो 40% जो बच्चे हैं जिनका एज ग्रुप है 3 या फिर जो अंडर वेट है, चाहे वुमेन हो विमेन हो, वो किस चीज से सफर कर रहे हैं, क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी डिजीज से। Now, based on your understanding, try to solve in text questions 25.1. Regional development imbalances and socio-economic disparities in India. We have discussed above that the efforts made for socio-economic development in fact have been aimed at holistic development of all the regions of the country. In fact, one of the major objectives of development planning initiated immediately after independence has been reduction of regional disparities by promoting the development of all regions. The planning and implementation processes
have focused on an approach of regional development. But one of the critical problems facing India's economy is the sharp and growing regional variations among different states and union territories. तो हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया कि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने का भारत में, तो उसका क्या एक लक्ष्य था कि हमारा जो कंट्री का हर एक क्षेत्र है उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। इनफैक्ट एक हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि जो डेवलपमेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं, इस हम लोग इसे तुरंत इंडिपेंडेंस के बाद से प्लान करना स्टार्ट कर दिए थे, और इसमें हमारा जो भी रीजनल डिस्पैरिटीज है वो भी हमारा रिड्यूस हुआ, और हम लोगों ने डेवलपमेंट जितने भी क्षेत्र का है उसे हम लोगों ने प्रमोट भी किया है। ये जो प्लानिंग और जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उसका फोकस क्या है कि जो रीजनल डेवलपमेंट हो उसके ऊपर। लेकिन इसमें क्रिटिकल प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आते हैं जिससे हम लोग फेस कर रहे हैं इंडियाज इकोनॉमी का। ये क्या है? ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस। जो लोग हैं वो अलग अलग रीजन से आते हैं, जिनके जो अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है। There are certain differences which are already created by nature. For example, you may find in figure below that figure number 25.4, some areas have plain topography, fertile alluvial soil and abundance of water like Indo-Ganga plain, whereas there are certain areas which have hilly terrains, dense forest cover and less fertile soil like northeastern parts of the country. These differences created by nature are called regional diversity, but there are certain differences that are human-made. These differences or inequalities are related to indicators like per capita income, agricultural growth, industrial growth, expansion of transport and communication facilities, literacy, and status of health. These human-made differences or inequalities between regions are known as disparities. You may understand disparity in a better way when you observe figure number 25.5. It is these disparities that are causes of concern. Let us analyze and try to understand the disparities in respect of the following. तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी डिफरेंसेस है वो नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए। एग्जांपल के लिए आप नीचे एक फिगर यहाँ पे इलस्ट्रेशन में दिया हुआ 25.4, इसके जो कुछ एरियाज है वहाँ पे प्लेन टोपोग्राफी है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, पानी बहुत ज्यादा है जैसे कि अबंडेंस में है इंडो गंगा प्लेन, और यहाँ पे कुछ एरियाज है जहाँ पे हिली टेरेंस है, घने जंगल है, कहीं पे मिट्टी कम उपजाऊ है जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री। ये जो डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं वो नेचर के द्वारा किए गए हैं, जिसे हम लोग रीजनल डाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, क्षेत्रीय विभिन्नता है। यहाँ पे कुछ और डिफरेंसेस है जो कि ह्यूमन मेड है, मीन्स लोगों के द्वारा बनाया गया है, और ये जो डिफरेंसेस है, ये जो इनक्वालिटीज है वो रिलेट करता है पर कैपिटा इनकम से, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, लिटरेसी एंड स्टेटस ऑफ हेल्थ। ये सब पे ये डिफरेंसेस जो है वो बेस्ट है, ह्यूमन मेड है ये हमारा डिफरेंसेस। ये जो ह्यूमन मेड डिफरेंसेस या जो इनइक्वालिटीज है वो रीजन्स के बीच में है, जिसे हम लोग डिस्पैरिटीज बोलेंगे, रीजनल डिस्पैरिटीज। आप लोग इसे अच्छे से समझोगे डिस्पैरिटी को एक अच्छे तरीके में जब आप फिगर नंबर 25.5 को देखोगे और समझोगे। एक ऐसा डिस्पैरिटीज है जिसमें जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चलिए हम लोग एनालाइज करते हैं डिस्पैरिटीज को अलग अलग टर्म्स में समझने का। यहाँ पे आपका फिगर क्या है 25.4, और ये जो फिगर है वो 25.5 है, इसमें आपको डिस्पैरिटी दिखाया जा रहा है कि क्या डिस्पैरिटी है। आप इस फिगर को एनालाइज कीजिए। Disparities in India. Per capita income is the essence of the level of economic activity in the region. There are very wide regional disparities in per capita income. For the year 2005-2006, national average of per capita income was rupees 25,716. There were only 11 states which had per capita income higher than that the national average. The bottom 7 poorest states that had per capita income below the national average are Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Jharkhand, and Chhattisgarh. These states are home to more than half of India's population. ये जो per capita income है वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जिस रीजन से हो रहा है उसके लेवल को जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक वाइड रीजनल डिस्पैरिटीज है पर कैपिटा इनकम। 2005-6 की बातें करें तो जो नेशनल एवरेज पर कैपिटा इनकम थी वो क्या था 25,716, और यहाँ पे कुछ 11 स्टेट्स ही है जिनके पास जो पर कैपिटा उनका इनकम जो हमारा नेशनल एवरेज इनकम है उससे थोड़ा सा हाई है।
और जो बॉटम 7 पुअरेस्ट स्टेट्स है उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज से कम है। एंड ये जो स्टेट है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। ये जो स्टेट्स है वो घर है भारत के आधे से ज्यादा जनसंख्या का। Poverty. State-wise poverty ratios have witnessed a decline over the years. Though poverty has declined at the macro level, rural, urban, and interstate disparities are continuing. The poverty ratios are still relatively high in Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh. Poverty rates in rural Odisha 43% and rural Bihar 40% are some of the worst in the world. On the other hand, rural Haryana 5.7% and rural Punjab 2.4% compare well even at global level with some of the middle income countries. तो हम लोग अगर स्टेट वाइज गरीबी के रेशियोज को देखने जाए तो एक हम लोग का ये देख रहे हैं कि ओवर द ईयर्स ये डिक्लाइन होता जा रहा है। ये जो गरीबी है वो मैक्रो लेवल पे डिक्लाइन हुआ है, रूरल अर्बन हो या फिर इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज हो, ये अभी कंटिन्यू है। पॉवर्टी का जो रेशियो है वो अभी भी कहीं कहीं हाई है, जैसे कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ये जो गरीबी है का जो रेट्स है वो रूरल उड़ीसा में 43% है एंड रूरल बिहार में 40% है, और जो कि पूरी दुनिया में सबसे खराब है। और वहीं हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं रूरल हरियाणा जो है तो 5.7% और रूरल पंजाब में 2.4% है। और ये थोड़ा सा और अच्छा कर सकता है ग्लोबल लेवल पे, और इसके कुछ मिडिल इनकम कंट्रीज में इससे हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ. The initial distribution of industries in India was determined by the historical process of growth driven primarily by the interest of the British rulers. As a result, most of the industries were concentrated at a few centers. This pattern was continued in the post-independence period as well, as despite all attempts made so far to expand the process of industrialization of various regions. हमारा जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज का इंडिया में वो डिटरमाइन कैसे करता है हिस्टोरिकल प्रोसेस कि किस तरह से जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनको क्या इंटरेस्ट था और उन्होंने कहाँ पे बनवाया था इंडस्ट्री को, और इसके परिणाम स्वरूप जो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वो कुछ ही सेंटर्स पे कंसंट्रेटेड है। और ये जो पैटर्न है वो कंटिन्यू रहा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड तक। और इन सब के बावजूद हम लोगों ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है अलग अलग रीजन्स में उसके प्रोसेस को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। Agricultural growth. Regional disparities in agricultural growth have increased over the years, with the states of Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh pushing well ahead of others. The per capita average food grain production has been the highest in Punjab and the lowest in Kerala. Mizoram and Maharashtra are at the lowest level in respect of irrigated areas. States like Punjab and Haryana achieved high rate of agricultural productivity because of having extensive irrigation facilities and intensive use of fertilizers. In majority of the states, agricultural growth is yet to pick up the needed pace and come up to their potential. तो हमारा जो रीजनल डिस्पैरिटीज है एग्रीकल्चर ग्रोथ में ये इंक्रीज हो रहा है साल दर साल, जैसे कि पंजाब के स्टेट में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, और ये क्या कर रहा है कि इसे अच्छे तरीके से पुश अहेड कर रहा है। जो पर कैपिटा एवरेज फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो पंजाब में हाईएस्ट है और केरल में सबसे लोएस्ट है। मिजोरम और जो महाराष्ट्र है वो लोएस्ट लेवल पे है इन रेस्पेक्ट ऑफ इरिगेटेड एरियाज। स्टेट जैसे कि पंजाब, हरियाणा है, इसमें हाई रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज है और इंटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है। जो मेजोरिटी है स्टेट्स का एग्रीकल्चर ग्रोथ में, इसे अभी भी आगे बढ़ना है और ज्यादा पोटेंशियल बनना है। Literacy. It is one of the major indicators of socio-economic development, but there are great disparities in this respect in various regions. According to Census 2001, the literacy rate is the highest in Kerala and the lowest in Bihar, whereas the all-Indian average of literacy rate was 65.38%. It was 90.92% in Kerala and only 47.3% in Bihar. There are significant variations among rest of the states also. तो एक मेजर इंडिकेटर है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लिटरेसी, लेकिन इसके ग्रेट डिस्पैरिटीज भी देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग क्षेत्र से। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट था केरल का वो सबसे हाईएस्ट था और बिहार का सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट था।
ऑल इंडियन एवरेज लिटरेसी रेट के द्वारा 65.3% जो लिटरेसी रेट है उसमें से 90.92% है वो केरल का अकेला और 47.53% ही सिर्फ बिहार का है। और बाकी जो अलग अलग वेरिएशन अगर हम लोग देखते हैं तो हर एक स्टेट्स का अपने ऊपर डिपेंड करता है। Transport and communications. Transport and communication in India are of various types. The common forms of transportation are roadways, railways, airways, and waterways. When you look at the data in respect of even one of these, you may appreciate the prevailing disparities. For example, in respect of road length, there are some states that are at a very advanced level, whereas there are some in which the road situation is very poor. With regard to total road length per 100 kilometers, Kerala tops the list, whereas the state of Jammu and Kashmir is at the bottom. तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है इंडिया का वो उसके अलग अलग टाइप्स है। इसके जो कॉमन फॉर्म्स है ट्रांसपोर्टेशन के वो है रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। जब आप डेटा देखोगे हर एक के बारे में तो आप क्या पाओगे कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए गए। इसमें भी आपको डिस्पैरिटीज देखने को मिलेंगे। एग्जांपल के लिए अगर आप रोड लेंथ लेते हो तो कुछ स्टेट्स में बहुत ही एडवांस लेवल के रोड मिलेंगे और वहीं पे कुछ जो रोड है कहीं कहीं का उसका जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा खराब है। इन सब के अलावा जो टोटल रोड लेंथ है वो 100 किलोमीटर होता है। केरला जो है वो इस लिस्ट में टॉप पे, वहीं पे जो हमारा स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर वो सबसे बॉटम पर है। Causes of regional disparities. Whenever we try to identify the reasons for regional imbalance in various regions, we tend to think that population growth, illiteracy, and lack of basic infrastructure are responsible for underdevelopment of certain states. But if we analyze these reasons further, we find that these factors are not only the reasons of underdevelopment in backward states, but also its outcome. For example, there has been abated population growth, prevalence of illiteracy, and lack of basic infrastructure in many underdeveloped states, primarily because of socio-economic development has not taken place in the way it has taken place in other forward states. It is therefore इंटरेस्टिंग टू एनालाइज द फॉलोइंग मेजर कॉजेज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज। अब हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो रीजनल इम्बैलेंस है अलग अलग रीजन से उसके क्या कारण है। चलिए हम लोग हमेशा सोचते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में बढ़ती जनसंख्या है और शिक्षा है या फिर हमारे पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है जिसकी वजह से जो हमारे स्टेट्स है वो अंडर डेवलपमेंट है। लेकिन अगर हम लोग एनालाइज करते हैं इन रीजंस को तो हम लोग पाएंगे कि कुछ और फैक्टर्स और कुछ और रीजंस भी है जो हमारे अंडर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं या फिर बैकवर्ड स्टेट्स में का जो भी आउटकम है उसमें हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखते हैं अनअबेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रिवेलेंस ऑफ इलिटरेसी एंड लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में, तो हम लोग क्या पाएंगे कि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अभी तक तो वहां पे हुआ नहीं है जैसे कि अदर फॉरवर्ड स्टेट्स में हुआ है। तो यहाँ पे ये जानना इंटरेस्टिंग होगा, एनालाइज करना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमारे रीजनल डिस्पैरिटीज है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। During the colonial rule in the pre-independence era, the areas which were not important from commercial or political angles received little attention and remained underdeveloped. Those areas still continue to be ignored by entrepreneurs. The most prominent among such areas are the tribal areas of central and northeastern India. तो हम लोग देखते हैं कि जब कॉलोनियल रूल चल रहा था प्री इंडिपेंडेंस एरा में तो वो एरिया जहाँ जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कमर्शियली या फिर पॉलिटिकल एंगल से तो उसमें कम ध्यान दिया गया और वो अंडर डेवलप्ड रह गया और कुछ ऐसे एरियाज थे जो इग्नोर किए गए एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। और ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट ऐसे एरियाज में वो है जनजातियों का जो क्षेत्र था वो हो गया और सेंट्रल नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। Geographical factors. Topography of a region can constrain its development. The desert region of Rajasthan and difficult hilly terrains of northeastern regions are examples of such cases. जो टोपोग्राफी है किसी रीजन का तो उसके भी डेवलपमेंट पे वो मतलब कि असर डालता है। जैसे कि रीजन क्या है, राजस्थान का तो डेजर्ट रीजन है जिसकी वजह से वहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू और वहां के लिए ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है बहुत ही बड़ा वहां के लिए प्रॉब्लम है। और वही जो हिली टेरेन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में वो भी कुछ ऐसे ही केस है।
unequal distribution and variation in use of natural resources. As you may be aware, natural resources like coal, iron ore, oil, natural gas, and others are not available in all the states. But this availability alone has not ensured the development of such states. There are certain states that have made good use of this privilege, but others like Bihar, Jharkhand, and Odisha have not been able to do so. तो आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि कोल, आयरन ओर, ऑयल, नेचुरल गैस या फिर और भी कई ऐसी चीज है जिनका पूरे स्टेट्स में इक्वली ये अवेलेबल नहीं है, और ये जो अवेलेबिलिटी है वो एक इंश्योर नहीं करता है कि ऐसे स्टेट्स का डेवलपमेंट हो सके। कुछ ऐसे स्टेट्स है जिसने इस कमी को पूरी अच्छी तरह से इस कमी को ठीक कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स है जो इन कमियों को पूरा नहीं कर पाए, जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा। Remote areas for national markets. The distance of the region from the national markets have also affected the development of economy in those areas, especially the northeastern region, making it difficult to alter their growth process. तो हमारा जो डिस्टेंस है रीजन का नेशनल मार्केट से वो भी अफेक्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उस एरियाज में जहाँ पर हमारे जो नेशनल मार्केट से वो दूर है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कि इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है इसके ग्रोथ प्रोसेस में। Lack of basic infrastructure. The states that have developed infrastructure facilities like roads, electricity, and transportation facilities have made speedy progress in terms of socio-economic development. The states that lack these facilities find it difficult to adequately utilize the allocated investments and also to attract private investors. तो ये जो स्टेट्स है उसने डेवलप किए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे कि रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, जिससे हमारा जो उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो प्रोग्रेस में है। कुछ ऐसे स्टेट्स भी है जिनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है, तो उनके लिए डेवलप करना डिफिकल्ट है, और वो जो भी उनका इन्वेस्टमेंट्स है या फिर जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। Poor governance. The most important factor that influences socio-economic development is the quality of governance. You may observe that the states that have moved forward have had the spell of good governance for most of the years. On the other hand, almost all of the backward states are those that have not been able to develop basic infrastructure, have been struggling with law and order problems, and have not been able to make optimum utilization of national resources allocated by the Planning Commission. The poor governance has also been discouraging the private investors to set up industries or pursue any other productive activities in those states. तो एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि प्रभावित करती है हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो क्या है? गवर्नेंस की क्वालिटी। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो स्टेट्स है वो ऐसा चीज जो आगे बढ़ रहा है तो उसमें अच्छी सरकार है, दैट्स व्हाई वो आगे बढ़ रहा है, मोस्ट ऑफ टाइम के लिए उनके पास अच्छी सरकार है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैसे बैकवर्ड स्टेट्स जहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ना ही उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, और वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं कानून के साथ, या फिर उनके अलग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो अभी तक उनको सॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो ये सब किसकी वजह से? तो खराब गवर्नेंस के कारण। एंड जो नेशनल रिसोर्सेज है वो प्लानिंग कमीशन इसके ऊपर अभी देख रहा है। जो पुअर गवर्नेंस है वो लोगों क्या करते हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं इंडस्ट्री सेट करने के लिए, उनको वो डिस्करेज करते हैं, या फिर कोई अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो स्टेट्स में होने वाले उसमें कोई इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते। अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला, उनको फायदा नहीं मिलने वाला। दैट्स व्हाई वो पुअर गवर्नेंस की वजह से भी हमारा जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 25.2। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.